नमस्ते प्यारे दोस्तों, टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर हमारे पास 20 जुलाई ये डेट आती है तो डेफिनेटली ये हमारे भारत के लिए एक गौरवपूर्ण दिवस है। गौरवपूर्ण दिवस इसलिए है, 26 जुलाई को हम भारत में उसे कारगिल विजय दिवस की तहत मनाते हैं। जो कारगिल के युद्ध 1919 में हुआ था, उनके जो नायक है, जो हीरोज है, उनको सम्मान के लिए ये दिन मनाया जाता है। 26 जुलाई 1990 को भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान को हरा दिया था और भारत ने पाकिस्तानी सैनिकों और कश्मीरी आतंकवादी मिलिटेंट द्वारा जो कारगिल सेक्टर में घुसपैठ हुई थी, उसको खाली करने के लिए ऑपरेशन विजय की शुरुआत की थी। तो ऑपरेशन विजय कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था इन द ईयर ऑफ 1990 में। पर्पस क्या था? तो पाकिस्तानी सैनिकों और कश्मीरी आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर, उस तत्काल राज्य के आतंकवादी जो कारगिल सेक्टर में आए थे, उनको खाली करने के लिए हमने ये ऑपरेशन विजय को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट बात आती है, इस युद्ध की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? 1971 के बाद ये भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध था, ये फर्स्ट खासियत। और दूसरी खासियत, ये वन ऑफ दी ऊंचाई वाले युद्धों में से एक कारगिल वार है, द बिगेस्ट हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर ड्यूरिंग द रिसेंट टाइम। आज सभी के जवानों पे मीराबाई चानू का नाम है। मीराबाई चानू ओलंपिक में रजत जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है, जिसे हम वेट लिफ्टर भी कहते हैं। मीराबाई चानू ना, ये उनका सिल्वर मेडल है और ये मेडल उनको वुमेन के 49 वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में टोक्यो ओलंपिक में मिला है। Now, she became the first Indian weightlifter to win the silver medal at the Olympic Games. वेटलिफ्टिंग के सेशन में वुमेन में सिल्वर कैटेगरी में she is the first woman and she is the first woman 2020 के टोक्यो ओलंपिक गेम्स में इंडिया के लिए खाता खोलने का काम मीराबाई चानू ने किया है। इसी कैटेगरी में वेटलिफ्टर में चाइना की जीव हुई हु स्पेलिंग ZHIHUIHOU जीव हुई हो, उन्होंने इसी कैटेगरी में 49 की कैटेगरी में गोल्ड मेडल को हासिल किया है। मीराबाई चानू की और एक खासियत आती है, जो क्लीन एंड जर्क कैटेगरी थी वेटलिफ्टिंग में, उन्होंने 115 केजी का यहाँ पे वेट लिफ्ट करके किलोग्राम भार को उठाकर ये ओलंपिक का नया रिकॉर्ड बना है। हमारे एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली और भी एक क्वेश्चन हो सकता है, जो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आ सकता है। तो कर्णम मल्लेश्वरी ने जो सिडनी ओलंपिक 2000 जो सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, उस ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये इस हम कहेंगे वेटलिफ्टिंग के सेशन में फर्स्ट वुमेन थी। ये पदक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कर्णम मल्लेश्वरी और 2021 के इस ओलंपिक में चानू मीराबाई, ये वेटलिफ्टिंग की कैटेगरीज आती है 49 केजी की। नेक्स्ट आता है काकतीय रुद्रेश्वरा टेम्पल। तो काकतीय रुद्रेश्वरा टेम्पल पिक्चर में इसलिए है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, विश्व धरोहर स्थल का जो 39th हम कहेंगे भारत के लिए साइट जो है, 39th साइट, ये रुद्रेश्वर काकतीय मंदिर है। उसका जो अल्टरनेटिव नाम है उसे हम रामप्पा मंदिर भी कहते हैं।
काकतिया रुद्रेश्वर रामप्पा ये तेलंगाना में वारंगल के पास जो मुलुगुल डिस्ट्रिक्ट है, ये मुलुगुल डिस्ट्रिक्ट पलामपेट गांव में ये काकतिया रुद्रेश्वर और रामप्पा टेम्पल है। इसे फिलहाल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में यहाँ पे 39th एक साइट का नाम मिला है। तो इंडिया की ये 39th साइट होगी। वन थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काकतिया डिनेस्टी, जो रामप्पा जो नाम आता है, रामप्पा जो काकतिया डिनेस्टी थे, काकतिया डिनेस्टी की जो महान उत्कृष्ट शिल्पकला या शिल्पकार उनमें रामप्पा थे, इसीलिए इस मंदिर का नाम रामप्पा भी आता है। वन थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो वास्तुकार रामप्पा थे 13वीं शताब्दी का इंजीनियरिंग का एक चमत्कार भी उसे हम जानते हैं। काकतिया साम्राज्य के शासनकाल के दौरान राजा गणपति देव ऑलमोस्ट 13th या हम कहेंगे शताब्दी में जो उनका सेनापति था रेचारला रुद्र द्वारा ये मंदिर को बनाया गया था। तो इसीलिए उसे हम रुद्रेश्वरा टेम्पल भी कहते हैं। रुद्रेश्वरा टेम्पल इसलिए कहते हैं कि काकतिया जो डिनेस्टी थी, उस डिनेस्टी के जो गणपति राजा थे, राजा गणपति देव थे, उनके जो सेनापति थे रेचारला रुद्रा, तो उन्हीं के दरबार में जो वास्तुकार थे रामप्पा, उनके द्वारा इस मंदिर की निर्मित की गई थी। और ये मंदिर के जो प्रीसीडिंग डेइटीज है या पीठासीन देवता है, उनका नाम आता है रामलिंगेश्वर स्वामी, रामलिंगेश्वर स्वामी। और इस धरोहर की जो महान हम कहेंगे शिल्पकला है, ये शिल्पकला, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, ये मंदिर 6 फीट ऊंचे तारे की आकार के चबूतरे पर खड़ा है। इसके दीवारों, खंभों और छतों पर बाकी मंदिरों की तरह जिस तरह से नक्काशी मिलती है, नक्काशी भी इस मंदिर में मिलती है। प्रिसाइडिंग देवता है रामलिंगेश्वर स्वामी। मंदिर की स्थापना काकतीय साम्राज्य में हुई थी। जो राजा थे, राजा गणपति देव उनका नाम था। उनके जो सेनापति थे रेचारला रुद्र थे। उनके जो वास्तुकार थे उनका नाम रामप्पा था। और एक खासियत, ये मंदिर 6 फीट जमीन से ऊंचाई पर जो चबूतरा है उसका शेप जो स्टार लाइक है, स्टार लाइक चबूतरे पर ये खड़ा है। इसीलिए ये दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाश में सबसे चमकीला तारा इस उपाधि से भी उसे जाना जाता है। इसीलिए ये मंदिर को दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाश का सबसे चमकीला तारा इस उपाधि से भी जाना जाता है। यहाँ पर अगर हम यूनेस्को की बात कर लेते हैं तो यूनेस्को में इस मंदिर का हेरिटेज साइट डिसाइड करने के लिए 21 मेंबर्स की ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी थी। और फिलहाल इस कमेटी की जो चेयर है चाइना राष्ट्र के पास है। जिस तरह से अभी हमने मीराबाई चानू के बारे में, रजत पदक को उन्हें जिस तरह से हासिल की उसके बारे में डिस्कशन किया, उसी के मद्देनजर प्रिया मलिक का नाम भी यहाँ भारतीय जूनियर पहलवान प्रिया मलिक, उनका वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो ये वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप थी। ये वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप बुदापेस्ट हंगेरी में आयोजित की गई थी। और 2021 के इस विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में प्रिया मलिक ने 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक को जीता है। यह सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप जनरली एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें 17 साल से कम उम्र के दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ ग्रीको, रोमन, फ्री स्टाइल और महिला पहलवान प्रतिस्पर्धा करते हैं। दिस इज नोन एज अ वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप। प्रिया मलिक इसलिए चर्चा में है, इस चैंपियनशिप में उन्हें 2021 का गोल्ड मेडल हासिल हो चुका है।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो इंडियन रेसलिंग कंटीजेंट थी, पूरी रेसलिंग कंटीजेंट को ऑलमोस्ट 13 मेडल्स इस विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात आर्मेक्स 21 की आती है। अगर हमें पूछा जाता है कि आर्मेक्स 21 क्या है, तो आर्मेक्स 21 फिलहाल इसलिए चर्चा में था, ये आर्मेक्स 21 का आयोजन हमारे देश और भारतीय सेना में साहसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ये जो स्काइकिंग या स्कीइंग के अभियान है या जो मिशंस था, हिमालय की पर्वत श्रृंखला में आयोजित किया गया था। ये अभी इसलिए पिक्चर्स में था कि आर्मेक्स 21 स्कीइंग या SKIING जो एक्सपीडिशंस है, अभी फिलहाल चाइना बॉर्डर पे उसको कंक्लूड हुआ है, इसलिए ये चर्चा में था। लेकिन हमारे एग्जामिनेशन के लिए ये बिल्कुल ये रहेगा कि आर्मेक्स को हमने कब स्टार्ट किया था। तो आर्मेक्स हमने स्टार्ट किया था काराकोरम पास में ऑलमोस्ट 10 मार्च को इसी साल में, और हमने उसको कंक्लूड किया है उत्तराखंड में मलारी में। तो चाइना के बॉर्डर के पास एक स्कीइंग की कंपटीशन थी, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और नाम रहेगा आर्मेक्स 21 ARMEX 21। नेक्स्ट बात आती है रीन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021। रीन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया, ये रिपोर्ट है। अगर पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट जो नवीकरण का एकीकरण भारत में 2021 का रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया था, तो भारत की जो थिंक टैंक है नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है IEA, ये दोनों ने रीन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 को रिपोर्ट को लॉन्च किया है। एज ये एक रिपोर्ट है इंटीग्रेशन के बारे में, ये रिपोर्ट की सबसे बड़ी हाईलाइट जो होती है, भारत में बिजली की प्रणाली हम रीन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा को कुशलता पूर्वक एकीकृत, जो हमने टारगेट दिया है 2022 तक 175 गीगावाट का और 2030 में 450 गीगावाट को। तो इस रीन्यूएबल इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट के तहत ये टारगेट हासिल करने की हम कोशिश करने वाले हैं। क्या टारगेट है इंटीग्रेशन रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में? 2022 में ये रहेगा 175 गीगावाट और 2030 में ये टारगेट रहेगा 450 गीगावाट। तो एकीकरण का जो मेन पर्पस था, ये मोस्टली डिपेंड अपॉन या उसको ओपन करने के लिए, उसको सक्सेस करने के लिए जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के संसाधन हैं उसका आइडेंटिफिकेशन करना, उनकी पहचान करना, एट द सेम टाइम उचित प्लानिंग बना के रेगुलेटरीज, पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के माध्यम से इस टारगेट को हासिल करना, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट इसके पीछे है। नेक्स्ट बात आती है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार की। थोड़ा सा नया पुरस्कार है इसका, अलेक्जेंडर डेल एम्पर अवार्ड। ये डेल एम्पर अवार्ड जो है भारत के वाइस एडमिरल विनय बधवार को प्राप्त हुआ है। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार 2006 में शुरुआत हुई गई थी और ये पुरस्कार जो स्कॉटिश भूगोलवेत्ता, जियोग्राफर थे, एट द सेम टाइम जो ब्रिटिश एडमिरल्टी में हाइड्रोग्राफर थे, उनके योगदान को समर्पित किया जाता है। अलेक्जेंडर डेलिम्पियर स्कॉटिश जियोग्राफर और फर्स्ट जो हाइड्रोग्राफर थे ब्रिटिश एडमिरल्टी के लिए। विनय बधवार को ये अवार्ड उनकी अद्वितीय जो डेडिकेशंस है, समर्पण है, प्रोफेशनलिज्म है, व्यावसायिकता है और लीडरशिप, या हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के क्षेत्र में जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है, उसके लिए अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार दिया जाता है। एंथनी ब्लिंकन, ये पर्सनालिटी अभी चर्चा में है। एंथनी ब्लिंकन ये पर्सनालिटी इसलिए चर्चा में है
ये अमेरिका के विदेश मंत्री है, जिसे हम यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं। ये भारत की 2 दिन की यात्रा पर है और यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ड्यूरिंग दिस 2 दिन की यात्रा पर वो भारत के कोविड-19 का कोऑपरेशन के बारे में, इंडो पैसिफिक एंगेजमेंट, अफगानिस्तान और तालिबान कन्फ्लिक्ट के बारे में और यूएन इशू में जो कोऑपरेशन है उसके बारे में वो डिस्कस करेंगे। अगर पूछा जाता है कि एंटनी ब्लिंकन, ये जो पर्सनालिटी फिलहाल न्यूज में थी, ये किस फील्ड से है, तो हमारे लिए ये अमेरिका के विदेश मंत्री है, यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आती है। नेक्स्ट बात आती है यूरोपा क्लिपर मिशन। यूरोपा EUROPA क्लिपर CLIPPER। यूरोपा क्लिपर मिशन एज नेम इटसेल्फ मेंशन, जो सैचर मैं सिर्फ इसको रिपीट कर लेता हूं, जो हमारा बृहस्पति है जिसे हम जुपिटर कहते हैं, जुपिटर का जो चंद्रमा है उसी का नाम है यूरोपा। तो ये यूरोपा क्लिपर मिशन ये स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा और ये 170 मिलियन का जो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट निजी स्पेस कंपनी अमेरिका की स्पेस एक्स SPCEX और नासा में साइन हो चुका है। एक कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ऑफ ₹170 मिलियन का है। इस लॉन्च के तहत स्पेस एक्स अक्टूबर 2024 में उनका जो रीयूजेबल और हेवी फाल्कन रॉकेट का इस्तेमाल केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से करके इसको यूरोपा, जो हमने कहा कि जो मून है यहाँ पे जुपिटर का, बृहस्पति का, उस पर लॉन्च किया जाएगा। तो यूरोपा क्लिपर मिशन मेन पर्पस या मेन उद्देश्य जुपिटर का मून उनका सर्वे करना बाय यूजिंग द हाई रिजोल्यूशन कैमराज और स्पेक्ट्रोमीटर्स भी होगा। ये इंफॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंस है कि जो यूरोपा की सरफेस एक्टिविटीज है, उस एक्टिविटीज को, जियोलॉजिकल एक्टिविटी को नोट करना, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, एट द सेम टाइम्स इस जो मून का जो एसी सेल्स है उसके थिकनेस और सब सरफेस की जो लेग है उसके बारे में स्टडी करना। ये मिशन नासा का जो प्रोजेक्ट है, मिशन यूरोपा क्लिपर मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन स्पेस एक्स इसलिए पिक्चर्स में है, स्पेस एक्स की जो फाल्कन हेवी रॉकेट है उसके द्वारा उसको लॉन्च किया जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं इलान मस्क, ये स्पेस एक्स इस कंपनी की सीईओ है। इस कंपनी का मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है और 2002 में ये कंपनी स्थापित की गई थी और एक निजी प्राइवेट कंपनी है। और इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत ये होती है जो रॉकेट यूज करते हैं ये पुनर्प्रयोज्य होते हैं, जिसका का मतलब ये रीयूजेबल रॉकेट होते हैं। एट द सेम टाइम एस्ट्रोनॉट कैप्सूल इस कंपनी की खासियत है। अगर हमें पूछा जाता है कि सतीश कालसेकर ये फिलहाल न्यूज में थे, तो सतीश कालसेकर किस फील्ड से आते हैं, हमारे लिए डेफिनेटली सतीश कालसेकर एक प्रख्यात मराठी कवि थे। 78 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ था और जो उनके निबंध है, निबंधों का जो संग्रह है वचनरायाची रोगनिशी, उसी को 2040 का साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित हुआ है। तो सतीश कालसेकर वचनरायाची रोगनिशी ये निबंधों का संग्रह है और साहित्य अकादमी का पुरस्कार उन्हें मिला है। उसी के साथ जो इंद्रिय उपनिषद, जो उनके काव्य है, जो इंद्रिय उपनिषद, ये काव्यों का संग्रह उसमें आता है। साक्षात विलंबित, ये कुछ उनकी कविता संग्रह होती है। और लास्ट पार्ट हमारे लिए आई एम शिलोंग ने, जो अरुणाचल प्रदेश है, उसका ऑफिशियली आधिकारिक हम थिंक टैंक बन चुका है। इसके लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने
आधिकारिक थिंक टैंक और नॉलेज पार्टनर बनाने के लिए आईआईएम शिलांग के साथ जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि आईआईएम शिलांग ये मेघालय में स्थित है और इस आईआईएम शिलांग का जो नाम आता है, हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से उसे जाना जाता है। तो ये समझौता हमारी संस्थान आईआईएम शिलांग और पूर्वोत्तर के किसी भी राज्यों के बीच का ये सब हम कहेंगे फर्स्ट टाइम पे समझौता होगा। उसके तहत इस नॉलेज पार्टनर और ऑफिशियल थिंक टैंक के बीच जो साझेदारी की जाएंगी, डेफिनेटली ये अरुणाचल प्रदेश के जो यूथ होंगे उनके लिए फायदेमंद जरूर तो होगी, उसी के साथ हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म और बीपीओ सेक्टर को भी उससे बढ़ावा दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने इस सेशन में भी 10 एमसीक्यू कवर किए हैं। अगर स्लोली इस तरह से हम मूव करते हैं तो ये एक्सरसाइज भी आप हमेशा रोज एंजॉय करोगे। रोज का 15-20 मिनट का आपका टाइम इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली इट विल गोइंग टू प्रूव द मोस्ट गुड स्नैचिंग मार्क। ऑडियो इम्पैक्ट भी हमारे एग्जाम में उतना ही इम्पोर्टेंस होता है। Thank you for watching Target with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.